नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बाल विकास का पूरा रिवीजन करेंगे। हर टॉपिक का पूरा रिवीजन करेंगे। इस वीडियो में आपको हर टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आप सभी लोग यह वीडियो ध्यान से देखिए, पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसी वीडियो से आपका बाल विकास बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज्ड हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम से पहले आप लोग इसे जरूर देख लीजिए, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को बेहतर तरीके से देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, ध्यान से देखिए और इसका उत्तर बताने का प्रयास करिएगा। विकास का अध्ययन क्षेत्र है, विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है आपको यह बताना है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, या फिर वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, या फिर वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, या उपरोक्त सभी। आपका जवाब इसमें क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। आपका जवाब होगा दोस्तों कि विकास का अध्ययन क्षेत्र जो है वह उपरोक्त सभी है। उसमें जो है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है, साथ में वातावरण पर बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका भी अध्ययन किया जाता है, और वैयक्तिक विभिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाता है। इसलिए आपका इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। हर टॉपिक से प्रश्न आपको इसमें मिलेगा, ध्यान से देखते चलिए। शैशव काल की अवधि आपसे पूछा जाएगा, तो शैशव काल की अवधि आप क्या बताएंगे। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का जो समय होता है दोस्तों, वह शैशव काल का समय होता है। ठीक है, और 6 से 12 तक का जो समय होता है वह बाल्यावस्था का समय होता है, और 12 से 18 वर्ष तक का जो समय होता है वह किशोरावस्था, और 18 से 40 वर्ष तक का जो समय होता है वह प्रौढ़ावस्था होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान से आप लोग एक एक प्रश्न को समझते हुए चलिए। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। आप लोग बताइए, क्या बाल्यावस्था में होता है, या शैशवावस्था में, या किशोरावस्था में, या प्रौढ़ावस्था में। आप कहेंगे दोस्तों विकास की वह अवस्था जिसमें बुद्धि का अधिकतम विकास होता है वह आपका है किशोरावस्था। किशोरावस्था में दोस्तों बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मानव जाति में विकास होता है कब तक होता है, किशोरावस्था के अंत तक होता है, या बाल्यावस्था के अंत तक, या प्रौढ़ावस्था के अंत तक। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे दोस्तों मानव का विकास जो है जीवन पर्यंत होता है। क्या होगा इसमें, जीवन पर्यंत आपका सही हो जाएगा। तो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था मानव जाति में विकास होता है जीवन पर्यंत होता है, इसको ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपके सामने है, खिलौनों की आयु कहा जाता है, क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है, आपको यह बताना है। खिलौनों की आयु, पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या इनमें से सभी। आपका जवाब होगा दोस्तों खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि पूर्व बाल्यावस्था का समय क्या है, आप बताएंगे 3 से लेकर 6 वर्ष तक का जो समय होता है वह पूर्व बाल्यावस्था का होता है। केवल बाल्यावस्था का समय पूछे तो 6 से लेकर 12 वर्ष तक होता है। उत्तर बाल्यावस्था का समय पूछे तो 9 से लेकर 12 होता है। तो यह भी आप लोग जानते रहिए, एक एक प्रश्न को ध्यान से समझते हुए, और उत्तर जो है आप लोग बताने का भी प्रयास करिए। ठीक है, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। कौन सी अवस्था है दोस्तों, आप लोग बताइए। क्या प्रथम अवस्था है, द्वितीय है, या तृतीय है, या चतुर्थ है। आप कहेंगे शैशवावस्था जो है या मानव विकास की पहली अवस्था होती है दोस्तों। दूसरी अवस्था बाल्यावस्था होती है, तीसरी अवस्था किशोरावस्था होती है, चौथी अवस्था प्रौढ़ावस्था होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, आप लोग बताइए। किस अवस्था में होता है शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास। क्या शैशवावस्था में होता है, या बाल्यावस्था में होता है, या किशोरावस्था में होता है, या वृद्धावस्था में होता है। तो आपका जवाब होगा दोस्तों बाल्यावस्था में होता है। क्या होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। बाल्यावस्था में शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास होता है। बाल्यावस्था को अनोखा काल भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। कौन सी अवस्था है तनाव और क्रोध की, शैशवावस्था है, या फिर किशोरावस्था, या बाल्यावस्था, या वृद्धावस्था। आप कहेंगे तनाव और क्रोध की अवस्था जो है वह किशोरावस्था है। ठीक है, स्टेनले हॉल ने एक कथन दिया था दोस्तों कि किशोरावस्था बड़े ही तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था है। या किसने कहा था, स्टेनले हॉल ने कहा था। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है, ध्यान से देखते चलिए। नेक्स्ट है, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं, तत्परता कहते हैं, या अभिवृद्धि कहते हैं। आपका जवाब होगा दोस्तों शारीरिक वृद्धि और विकास को हम अभिवृद्धि के नाम से जानते हैं। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत आपसे पूछा जाए कि द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो दोस्तों आप बताएंगे स्पीयरमैन ने किया था। स्पीयरमैन ने कहा था कि बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी हुई है, एक जी कारक है या जी फैक्टर, और एक यस फैक्टर है। तो यह भी आप लोग देख के चलिए।
इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने चल रहे हैं सब। नेक्स्ट है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? अगर आपसे यह पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा दोस्तों कैटल थे। पहला ऑप्शन आपका सही है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक का नाम कैटल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बुद्धिलब्ध निकालने का सूत्र दोस्तों अगर आपसे पूछे तो सिंपल सा प्रश्न है, यह आपको आता होगा। आपका जवाब क्या होगा? बुद्धिलब्ध निकालने का सूत्र होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। क्या बोलेंगे? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। अगर इस पर आपको सवाल हल करने के लिए देगा तो आप क्या करेंगे? मानसिक आयु के स्थान पे मानसिक आयु लिखेंगे, बटा लगा के वास्तविक आयु के स्थान पे वास्तविक आयु करेंगे, गुणे 100 करके सवाल को हल कर देंगे, आपका सवाल भी आ जाएगा। तो यहाँ पे सूत्र आपका सी ऑप्शन राइट है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैकडूगल, टर्मन, थॉर्नडाइक, बर्ट। आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका जवाब होगा थॉर्नडाइक ने दिया था। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत पूछा गया है, इसलिए आपका यहाँ पे थॉर्नडाइक सही हो जाएगा। बच्चे की बुद्धिलब्ध 90 से 110 के मध्य है तो वह है कौन सी बुद्धि का? क्या सामान्य बुद्धि का है, या फिर प्रखर बुद्धि, या उत्कृष्ट बुद्धि, या प्रतिभाशाली? आप कहेंगे बच्चे की बुद्धिलब्ध अगर 90 से 110 के मध्य है तो वह सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है। चलिए, यह बुद्धि से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु समूह क्या है? दोस्तों, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली संवेदीगामक अवस्था बताया था और उसका समय 0 से 2 वर्ष बताया था। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताया था, उसका 2 से 7 वर्ष बताया था। और तीसरा मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष। और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था वह 11 से 15 वर्ष था। यहाँ पे आपको पूर्व संक्रियात्मक पूछा गया है, इसलिए आपका यहाँ पर 2 से लेकर 7 वर्ष तक का समय सही हो जाएगा। ठीक है, यह पूर्व संक्रियात्मक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? आपको बताना है। आपका जवाब क्या होगा? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, थकान, या उपयुक्त सभी? आप कहेंगे दोस्तों संवेगात्मक विकास को ये तीनों प्रभावित करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है, मानसिक स्वास्थ्य और थकान भी प्रभावित करता है। तो फटाफट आप लोग रिवीजन करते हुए चलिए। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जरूर लिख के बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, पूरा रिवीजन करिए। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व होता है? खेल का, या बाल साहित्य का, या दिनचर्या का, या संचार माध्यम का? आप कहेंगे बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व होता है। दोस्तों इसे ध्यान रखना, खेल का यहाँ पे विशेष महत्व होता है। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? कैसे सिखाएंगे बच्चे को? आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, या आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, या फिर आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, या आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे? और आप बिल्कुल ऐसा करेंगे, आप जो है बच्चे को उसकी मातृभाषा की मदद से ही आप अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। सृजनात्मकता की पहचान होती है, क्या पुराने व्यवहार से आप सृजनात्मकता की पहचान कर सकते हैं, या चित्रकला से करेंगे, या संगीत से करेंगे, या नवीन परिणाम से करेंगे? आप कहेंगे कि हम नवीन परिणाम से ही सृजनात्मकता की पहचान कर पाएंगे। सृजन का मतलब होता है कुछ नया, कुछ निर्माण करना, नया सिद्धांत, नई खोज करना। तो नवीन परिणाम से आपका सही हो जाएगा। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं? 22 होते हैं, या 23 होते हैं, या 24 होते हैं? आप कहेंगे दोस्तों सामान्य संयुक्त कोशिका में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। एक जोड़े में 2 होते हैं, तो कुल गुणसूत्र 23 दूनी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवार एक साधन है, कैसा साधन है आप बताइए? क्या अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, या औपचारिक शिक्षा का, या गैर औपचारिक का, या दूरस्थ शिक्षा का? आप कहेंगे परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है दोस्तों। और विद्यालय जो होता है वह औपचारिक शिक्षा का साधन होता है, लेकिन परिवार जो होता है वह केवल अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। चलिए, बालक का विकास परिणाम है, किसका परिणाम है? क्या वंशानुक्रम का परिणाम है, या वातावरण का परिणाम है, या वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का परिणाम है, या आर्थिक कारकों का है? आप कहेंगे कि जो बालक का विकास होता है दोस्तों उस पर जो है वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का परिणाम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बालक की प्रथम पाठशाला आपसे पूछा गया है, तो बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार है या समाज है? आप कहेंगे बालक की जो प्रथम पाठशाला है दोस्तों वह परिवार होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से आप लोग देखते चलिए।
नेक्स्ट है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, कथन से भी प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो यह जो है किसका कथन है दोस्तों, आप लोग बताइए। यह दोस्तों गेट्स व अन्य का कथन है, इसको ध्यान रखना। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह गेट्स व अन्य का कथन है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है, यह किसका कथन है दोस्तों, आप लोग बताइए। थॉर्नडाइक, वुडवर्थ का, गैने का या हल का? आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा यह वुडवर्थ का कथन है। तो ध्यान से इसे देखते चलिए, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, हर टॉपिक से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है दोस्तों, आप लोग बताइए। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह जो है स्किनर का कथन है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। स्किनर आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सीखने का नियम किसने दिया है? पावलोव ने दिया है या फिर स्किनर या थॉर्नडाइक या कोहलर? आपका जवाब होगा सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने दिया है दोस्तों। थॉर्नडाइक ने सीखने का कुल तीन नियम दिया था, जो कि मुख्य नियम था। पहला था तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम और तीसरा अभ्यास का नियम। तो यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है, इसको आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिए। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? क्या यथार्थता है, कल्पनाशीलता है, समन्वय है, अनुकरण है? पहली अवस्था जो है वह अनुकरण है। बालक जो है अनुकरण के माध्यम से ही पहले सीखता है, तो यह भी आप ध्यान से देख लीजिए। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो आपका जवाब होगा दोस्तों थॉर्नडाइक ने दिया था। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। किस पर किया था? आप लोग इसे कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था? आपसे पूछा जा रहा है सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों इसमें? आपका जवाब होगा यह पावलोव ने दिया था। क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। इसे आप लोग जरूर ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों किसने किया था? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर? आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों स्किनर। राइट आंसर आपका स्किनर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आप लोग बताइए। थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलोव ने, वुडवर्थ ने? आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा कोहलर ने दिया था। किसने दिया था? सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोहलर ने किया था। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखेंगे, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से आप लोग देखते चलिए। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो कहलाती है, उसे क्या कहते हैं? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान? आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा दोस्तों सीखने का पठार कहा जाता है। जब सीखने की अवधि में कोई उन्नति नहीं होती है तो जो है सीखने का पठार कहा जाता है उसे। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग कौन से होते हैं? आप लोग बताइए। क्या केवल शिक्षक होता है या शिक्षार्थी या पाठ्यक्रम या सभी? आप कहेंगे कि शिक्षा की प्रक्रिया में ये तीनों शामिल होते हैं, तीनों शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं, शिक्षक भी, शिक्षार्थी भी और पाठ्यक्रम भी। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? आप लोग बताइए। क्या करेंगे आप? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देंगे, या फिर शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाएंगे, या छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, या अनुशासन छात्रों को विशिष्ट सुविधा प्रदान करना? तो आपका जवाब होगा दोस्तों शिक्षण को रोचक व व्यवहारिक बनाने का आप प्रयास करेंगे, तभी सर्वाधिक प्रभावशाली कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली क्या हो जाएगा? शिक्षण को रोचक व व्यवहारिक बनाना। चलिए अगला है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, किसके विकास में था? आपको यह बताना है। व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या फिर लैटिन स्कूल? आपका जवाब होगा दोस्तों सी ऑप्शन, किंडरगार्टन। ठीक है, तो इसमें आपका किंडरगार्टन सही हो जाएगा दोस्तों। यह शिक्षा जो है किंडरगार्टन की, यह प्राथमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो फ्रोबेल ने इसे दिया था। ये अभी आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? आप लोग बताइए किसका कथन है, स्किनर का या पियाजे का? आप कहेंगे यह पियाजे का कथन है दोस्तों। पियाजे ने कहा है कि सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? आप लोग बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सुकरात, फ्रोबेल, किलपैट्रिक, अरस्तु? आप लोग बताइए इसको खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? आपका जवाब होगा दोस्तों फ्रोबेल है। कौन है? फ्रोबेल है। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है?
फ्रॉवेल हैं, ठीक है, इन्होंने ही किंडरगार्टन की संकल्पना दी थी। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, किसका ज्ञान होना चाहिए? क्या अध्यापन विषय का ज्ञान होना चाहिए, या बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, या शिक्षा संहिता का, या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का? आप कहेंगे अध्यापन विषय का भी उसे ज्ञान होना चाहिए, साथ में बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? आप लोग बताइए, फ्रॉवेल ने, किलपैट्रिक, मिस हेलन पार्खस्ट ने, या डाल्टन ने? आपका जवाब होगा दोस्तों मिस हेलन पार्खस्ट ने। किसने दिया था डाल्टन शिक्षण विधि का विकास? मिस हेलन पार्खस्ट ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए, डिसलेक्सिया संबंधित है, किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, या व्यवहारिक विकार से? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा पठन विकार से संबंधित है। डिसलेक्सिया दोस्तों यह पठन विकार से संबंधित है। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। गतिक कौशलों में दोस्तों अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। ध्यान रखना, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता जो है वह डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। इसमें जो बच्चे होते हैं वह गति एवं समय में दोस्तों सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। डिस्फेजिया भाषा विकार से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह क्या है? आप लोग बताइए। अनुसंधान आधारित धारणा है, या लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, या सत्य धारणा है, या ये सभी? आप कहेंगे दोस्तों यह लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, क्योंकि यह बिल्कुल सही नहीं है कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह गलत धारणा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र, या उपरोक्त सभी? आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा दोस्तों सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो बच्चे श्रवण बाधित होते हैं उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, और जो दृष्टि बाधित होते हैं दोस्तों उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य क्या है? बताइए। परामर्श का उद्देश्य बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, या उपरोक्त सभी? आपका जवाब होगा उपरोक्त सभी। यह जो है परामर्श के उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएगा। बच्चे को समझने का भी प्रयास किया जाता है, और बच्चे की कमियों का कारण पता लगाया जाता है परामर्श के माध्यम से। बच्चे को समायोजन में सहायता भी प्रदान की जाती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। बच्चा किस प्रकार सीखता है? आप बताइए। क्या केवल वह पुस्तकें पढ़कर सीखेगा, कि परिचर्चा द्वारा सीखेगा, या केवल प्रश्न पूछकर? आप कहेंगे कि बच्चा जो होता है दोस्तों वह कई प्रकार से सीखता है। ठीक है, कई प्रकार से बच्चा सीखता है। चलिए, शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर हैं? एक चर है, या दो चर हैं, या फिर तीन चर हैं, या चार चर हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा कुल तीन चर हैं दोस्तों। तीन चर कौन कौन से होते हैं? तीन चर में के अंतर्गत दोस्तों आपका शिक्षक पहला चर हो जाएगा, दूसरा छात्र, और तीसरा पाठ्यक्रम। ठीक है, तो दो तीन ही चर होते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट है, मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? आप लोग बताइए। क्या ऊर्ध्व अंतरण कहेंगे, या क्षैतिज अंतरण, या द्विपार्श्विक, या इनमें से कोई नहीं? आपका जवाब होगा दोस्तों द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। तो इसमें आपका द्विपार्श्विक अंतरण सही हो जाएगा। जैसे कोई बच्चा दोस्तों दाएं हाथ से लिखता है, और कुछ समय बाद जो है धीरे धीरे वह बाएं हाथ से भी लिखना सीख जाता है, तो इसे हम द्विपार्श्विक अंतरण के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, क्रोध व भय प्रकार है, क्या यह अप्रेरणा का प्रकार है, या संवेग का है, या परिकल्पना का है, या मूल प्रवृत्ति का है? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा दोस्तों यह संवेग का एक प्रकार है। तो मैकडूगल ने दोस्तों कुल 14 संवेगों के बारे में बताया है, उसी में से एक आपका क्रोध व भय है, यह जो है संवेग से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ध्यान से आप लोग वीडियो देखते चलिए, निश्चित रूप से यूपी टेट के एग्जाम में इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? आप लोग बताइए। दोस्तों यह कथन किसका है? डमविल का कथन है। ध्यान रखना, यह डमविल महोदय का कथन है। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? दोस्तों आपको बताना है। तो भूख क्या है दोस्तों? भूख एक जन्मजात प्रेरक है। ठीक है, प्यास क्या है? प्यास भी एक जन्मजात प्रेरक है, और नींद भी एक जन्मजात प्रेरक है, लेकिन आदत जो है यह जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो यही आपको बताना था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? तो यहाँ पे आप देखेंगे अनुकरण से भी बच्चे को सहायता मिलती है अधिगम में, वातावरण से भी मिलता है, पुरस्कार से भी मिलता है,
लेकिन स्कूल का बस्ता जो ढोते हैं वह इससे उन्हें कोई मदद नहीं मिलती है। तो यह जो है सी ऑप्शन आपका इसमें सही है। प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? तो हर टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उसे दोस्तों हम क्या कहेंगे? बहुलक, मध्यमान, माध्यांक या मानक विचलन। आप कहेंगे दोस्तों बहुलक कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुलक के नाम से जाना जाता है, जो सबसे अधिक बार प्राप्तांकों में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था दोस्तों? क्या फ्रायड ने किया था, युंग ने किया था, मन ने किया था या आलपोर्ट ने किया था? आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा युंग ने किया था। ठीक है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग ने किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? आप बताइए। क्या भाषा विकास से संबंधित है, या संज्ञानात्मक विकास से, या नैतिक विकास से, या सामाजिक विकास से? आप कहेंगे यह नैतिक विकास से संबंधित है। ध्यान रखना, कोहल वर्ग का जो विकास का सिद्धांत है दोस्तों वह नैतिक विकास से ही संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो एनसीटीई का जो पूर्ण रूप होता है वह होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा दिया गया है? आपको यह बताना है। तो इसमें आप देखेंगे क्या हिप्पोक्रेटस द्वारा दिया गया है, या क्रेचमर, या सेल्डन, या स्प्रेंजर? आपका जवाब होगा दोस्तों यह स्प्रेंजर द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत स्प्रेंजर द्वारा दिया गया है। स्प्रेंजर दोस्तों ये जो है जर्मनी के दार्शनिक थे और मनोवैज्ञानिक थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, समूह की आयु, चुस्ती की आयु, गंदी आयु किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या शैशवावस्था को, या बाल्यावस्था को, या प्रौढ़ावस्था को, या किशोरावस्था को? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा दोस्तों बाल्यावस्था को हम समूह की आयु के नाम से भी जानते हैं, चुस्ती की आयु भी कहा जाता है और गंदी आयु भी कहा जाता है। चलिए अगला है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो बताइए, क्या सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं? आप कहेंगे दोस्तों जो बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चे में विशेष गुण पाए जाते हैं, हर बच्चे में कुछ न कुछ विशेष गुण पाया जाता है, इसलिए प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। यह कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है आपके सामने, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है दोस्तों? आप लोग बताइए, क्या सृजनात्मक, या अभिरुचि, या व्यक्तित्व, या दबाव? तो आप कहेंगे यह व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। इसमें दोस्तों 17 वर्ष से अधिक आयु वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके 16शील गुणों का मापन किया जाता है। तो यह कैटेल ने दिया था 16 पीएफ परीक्षण। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपका यहाँ पे वीडियो यह कंप्लीट हुआ। इस वीडियो से आपको यूपी टेट के एग्जाम में दोस्तों निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप लोग यह वीडियो यहाँ तक देखें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।